हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है क्लास 10 का मैथमेटिक्स। याद होगा तो अपन ने लास्ट वीक में एक पेपर कंडक्ट किया था OT1 मैथ्स के नाम से। ठीक है, ओटी का मतलब ऑब्जेक्टिव टेस्ट था बेसिकली। तो ऑब्जेक्टिव पेपर कंडक्ट किया था जिसमें 40 क्वेश्चंस थे और 160 मार्क्स का था। याद होगा तो उसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी। तो उसकी वजह से बहुत लोगों ने गलतियां की है और बहुत वजह से उसकी वजह से बहुत नेगेटिव मार्किंग हो गई है। बहुत लोगों ने अपने नेगेटिव करवा दिए थे। तो यही खास बात होती है। अभी जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो पेपर होते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तुम्हें उसमें अच्छे से सॉल्व करना है। देखो, तुम्हें उसमें तुक्केबाजी नहीं लगानी है कि अच्छा मेरे को लग रहा है मेरा आंसर 2 आया है, लेकिन वहां पे आंसर 1 और 3 और 2 नहीं है। तो तुम्हें ये तुक्का नहीं मानना है कि 1 और 3 में से कुछ होगा। अगर तुम्हारा 100% आंसर आ रहा है तो ही मार्क करोगे। ठीक है, ये जब तुम आगे 11th-12th में जब जाओगे तब भी काम आते रहेगा ये सब चीजें, क्योंकि आगे 11th-12th में जब सपोज अगर तुम इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो तो IIT का प्रिपरेशन करोगे, अगर मेडिकल की तैयारी कर रहे हो तो नीट का प्रिपरेशन करोगे, राइट। तो उसमें सब में ऑब्जेक्टिव पेपर है और हर एक में नेगेटिव मार्किंग तो है। तो इसीलिए अभी से हम लोग तुमको प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं कि इसको ऑब्जेक्टिव पेपर्स को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्जेक्टिव पेपर्स में ये याद रखना है तुम्हें कि हमें पूरा पेपर बैठ के सॉल्व नहीं करने की कोशिश करनी है। ठीक है, क्योंकि पूरा पेपर सॉल्व, अभी सपोज अगर पूरा पेपर सॉल्व भी करोगे तो पूरे सबके आउट ऑफ आउट आ जाने चाहिए, लेकिन अगर गलती से एक भी गलत हो गया तो सोच सकते हो बहुत नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, अपना बहुत रैंक पीछे आ जाता है। जो अपना ऑल इंडिया रैंक लगते हैं जो ओलंपियाड्स में या फिर जेई नीट के जो भी पेपर्स होंगे आगे उन सब में जब लगते हैं तो पूरा रैंक डिफरेंस आ जाता है। तो वही आंसर मार्क करना है जो तुम्हें 100% श्योर है। अगर तुम्हारा आंसर मैच नहीं हो रहा है ऑप्शंस के साथ तो बिल्कुल मार्क नहीं करना है। इनफैक्ट उसको छोड़ के आगे बढ़ोगे। ठीक है, लास्ट में वापस से अटेम्प्ट करो। सेकेंड चीज, तुम्हें क्वेश्चन पेपर में हमेशा ढूंढना है कि कौन कौन से क्वेश्चन तुम कर सकते हो और कौन कौन से नहीं कर सकते हो। हमेशा होगा ही ऐसा कि सारे क्वेश्चन तो तुम्हें देख के लगेंगे अच्छा, सारे क्वेश्चन तुम्हें से कुछ कुछ क्वेश्चन अच्छे बहुत सिंपल लग रहे हैं जो तुरंत बन जाएंगे। जैसे कि इस पेपर में भी थे बहुत सारे क्वेश्चन जो लग रहे थे कि अच्छा ये तो किया है, ये तो तुरंत आ जाना चाहिए, राइट। तो लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसको सोचना पड़ता है कि सोचना पड़ेगा ये होगा या नहीं होगा, देखना पड़ेगा, सॉल्व करके पता चलता है। तो जो क्वेश्चन तुम्हारा ऑलरेडी तुम्हें स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तुम्हारा, जिससे तुम्हें पता है कि बन जाएंगे 100%, उनको फटाफट पहले निपटा देने का। ठीक है, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट हो जाएगा और पॉजिटिव मार्किंग भी बढ़ते जाएंगे, तुम्हारा प्लस 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 होते जाएंगे, अच्छे मार्क्स आते जाएंगे। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग के प्रॉब्लम्स कम होते रहेंगे। और जब ये काम हो जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, तो उसके बाद बाकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो तुम्हें लग रहा है कि थोड़े से डिफिकल्ट या फिर थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करनी है ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर्स के लिए, ओलंपियाड के लिए। बेसिकली अगर तुम जो पेपर्स दोगे उसके लिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेंगे। एनटीसी का स्टेज 1 तो बेसिकली उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, लेकिन स्टेज 2 में होती है। मुझे भरोसा है कि तुम लोग स्टेज 1 सारे ऑलमोस्ट क्लियर कर लोगे अगर अच्छे से मेहनत करोगे। तो स्टेज 2 क्लियर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो उसके लिए अपन थोड़ा मेहनत करेंगे, इसलिए नेगेटिव मार्किंग से बचना है। ठीक है, तो चलो वो बात की बात है, उतना मैं उतना डीपली जाते नहीं है। पहले अपन इसकी बात करते हैं कि OT1 पेपर में कैसा पेपर था। ओवरऑल पेपर बहुत सिंपल था। ठीक है, एवरेज मतलब 160 मार्क्स का था टोटल पेपर, तो उसका एवरेज अराउंड तो सबको 100 to 120 के अराउंड तो आ गए थे। ठीक है, जिनको 100 और 120 के नीचे हैं तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा चैप्टर 1 और क्लास 9 के थोड़े से प्रीवियस चैप्टर्स थोड़े से रिवाइज करो, क्योंकि वो सारे जो क्वेश्चन थे वो प्रीवियस जितना भी पढ़ा है अपन ने, एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन, डेसिमल एक्सपेंशन के क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें अपन ऑलरेडी कवर कर ली थी रियल नंबर्स में। लेकिन ये जो एक्सपोनेंट, रैशनलाइजेशन, ये सारी चीजें जो तुम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ लिए थे उन पे भी मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे। ठीक है, तो उनको क्वेश्चन तुम लोग रिवाइज करो। मैं चाहता था कि तुम लोग ऑलरेडी वो पढ़ के आए हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिनको दिक्कत है वो थोड़ा सा क्लास 9 का रिवाइज करे, क्लास 8 का रिवाइज करे, थोड़ा चैप्टर 1, और क्लास 10 का ऑफकोर्स तो वो तो पढ़ना ही है, वो तो पढ़ा ही होगा तुम लोग। ठीक है, तो ओवरऑल पेपर इजियर टू मीडियम के लेवल के बीच में था, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं था पेपर। कुछ कुछ क्वेश्चन अच्छे थे, कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे, और कुछ कुछ क्वेश्चन तो देख के तुम्हें याद है जैसे कि आंसर इसका पता ही है, ये है। ठीक है, बेसिकली थ्योरम ही लिख के दे दिया था तुम लोगों को। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो OT1 पेपर डिस्कशन में मैं वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो लोग तुम लोगों ने डाउट पूछे हैं। ठीक है, बहुत लोगों ने मुझे डाउट पूछे थे, ये सर ये वाला डिस्कस करना, ये वाला डिस्कस करना। तो एक एक करके जिनके भी सारे डाउट्स इकट्ठे करके अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मेरे को जो लग रहा है वो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डिस्कस करना चाहिए, वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात की जाए तो एचसीएफ ऑफ पी क्यू इंटू एलसीएम ऑफ पी क्यू, तो ये तो सीधा प्रॉपर्टी है, मैंने लिखा है तो तुम लोगों को प्रॉपर्टी याद ही होना चाहिए कि एलसीएम ऑफ पी कॉमा क्यू इंटू एलसीएम ऑफ पी कॉमा क्यू इज इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। इसका मतलब इसका सीधा सीधा ऑप्शन तुम्हें आ जाना चाहिए था, जो कि सी ऑप्शन है, पी इंटू क्यू। तो इस क्वेश्चन में किसी को कोई गड़बड़, कोई गलती नहीं होनी चाहिए थी। तो फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने इसका कुछ प्रॉपर्टी, ऐसे कुछ प्रॉपर्टी होती ही नहीं है। इनफैक्ट एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ पी क्यू आर, यहाँ पे कॉमन नहीं था, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन था। एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर इंटू एलसीएम ऑफ पी क्यू आर, तो इन दोनों का प्रोडक्ट तुम लोग गलती से मार्क मत कर देना कि पी इंटू क्यू इंटू आर। अगर ये तुमने ये मार्क किया है तो ये सीधा ऑब्वियस सी बात नहीं होती है, गलत होता है। मैंने तुम लोगों को ये बताया भी था, एचसीएफ ऑफ अगर पी क्यू आर निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, तो इसका P इंटू क्यू इंटू आर, पहले तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट इंटू एलसीएम, यहां पे एचसीएफ है तो एलसीएम ऑफ P क्यू आर, ठीक है, अपॉन एलसीएम ऑफ P क्यू इंटू एलसीएम ऑफ क्यू आर इंटू एलसीएम ऑफ पी आर, राइट। और सिमिलरली अगर एलसीएम ऑफ P क्यू आर निकालोगे तो सेम वही चीज है, लेकिन बस यहाँ पे एलसीएम की जगह सारे एचसीएफ आ जाएंगे। यानी ये क्या बन जाएगा, P इंटू क्यू इंटू आर, एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर अपॉन एचसीएफ ऑफ पी क्यू इंटू एचसीएफ ऑफ क्यू आर इंटू एचसीएफ ऑफ पी आर। तो देख सकते हो अगर इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करोगे, ठीक है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास ये बिल्कुल इसमें से कोई भी एबीसी ऑप्शन में से नहीं आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर था डी ऑप्शन। बहुत लोगों ने इसको मार्क किया है और बहुत लोगों ने इसको गलती भी की है और बहुत लोगों ने इसको छोड़ भी दिया है, ठीक है। तो इसका बहुत लोगों ने सी ऑप्शन मार्क करके गलतियां की है, जो कि बिल्कुल गलत है। उसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। वो इनमें से इन तीनों में से कोई भी नहीं आता है। एक बड़ा सा वैल्यू बनेगा जिसको अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाइन्थ को देखो तो सीधा सीधा थ्योरम का क्वेश्चन था, मैंने बताया था एक थ्योरम है, तो सीधा सीधा सबको 1 सेकंड के अंदर आंसर मार्क करना चाहिए, इसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट ही करना चाहिए था। इसमें क्या होगा, P डिवाइड जे स्क्वायर, तो P डिवाइड सीधा क्या होता है A। तो ये थ्योरम का क्वेश्चन था, इसको चाहिए तो एग्जांपल से भी तुम लोग कर सकते हो, मैंने प्रूफ कराया था। जिनको ये दिक्कत गई थी इस क्वेश्चन में, तुम चाहिए तो मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने ये थ्योरम बताया था और उसको एक्सप्लेन भी किया था यूजिंग प्रूफ, ठीक है। तो वो सब चीजों देख सकते हो। फिर 10th वाला जो है वो एक्सपोनेंट का क्वेश्चन था। बहुत लोगों ने एक्सपोनेंट में भी गलतियां की है, तो जिन्होंने एक्सपोनेंट में गलतियां की है, जिनके आंसर सही से नहीं आए, तो एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम लोग क्लास 9 का थोड़ा सा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ के आओ, या फिर अगर वैसे भी दिक्कत जा रही है, अगर नहीं पढ़ने की इच्छा हो रही है, तुम चाहे तो मेरा वीडियो भी देख सकते हो। क्लास 9 का एक सपोज चैप्टर 1 ही है शायद, मेरे ख्याल से नंबर सिस्टम ही है, तो मेरा वीडियो भी देख सकते हो। उसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मैंने अच्छे समझाया है, तो उसमें सारे जो भी क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस करो और फिर ये सब क्वेश्चन तुम्हें बहुत सिंपल जाएंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, क्या करोगे इसके लिए, ये क्यूब रूट है, ठीक है, और इसको लिख दो 64 क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 6 की पावर -2, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, क्यूब रूट 2 की पावर, ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -2, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, पावर सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये जो पावर है मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा +12। और फिर ये जो क्यूब रूट होता है, रेडिकल साइन जो होती है, ये अगर क्यूब रूट है तो पावर में 1/3 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, जो कि सबको पता होना चाहिए। और ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 12 इंटू 1/3, और ये बन जाएगा 2 की पावर 4 विच इज इक्वल टू 16। तो ये रहा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये पहले 10 क्वेश्चन, बाकी के आगे से थोड़े से सिंपल क्वेश्चन थे। आगे में धीरे धीरे डिफिकल्टी बढ़ती गई थी, ठीक है। तो एक एक करके आगे भी बढ़ते हैं, पहले इतना अच्छे से समझो, और अगर लिख रहे हो तो इसको लिख भी सकते हो, ठीक है, लिखो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। 11 में वापस से एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, सबको आ जाना चाहिए था, लेकिन ये किसी ने डाउट पूछा था, बहुत ही तुच्छ सा क्वेश्चन है, ठीक है, सबको ही आना चाहिए था। जिसने भी डाउट पूछा था, पता नहीं क्यों पूछा, लेकिन अभी बता देते हैं, ठीक है। तो देखो सीधी सीधी बात है, 3/5 की पावर 2x - 3, इसको क्या लिख दो, ये 3/5 ये 5/3 है, तो इसको भी उल्टा कर दो, तो ये लिख दो 3/5 की पावर -1 और उसकी पावर x - 3, ठीक है। रेसिप्रोकल जब भी करते हो तो पावर में माइनस आ जाता है, इतना पता होना चाहिए। तो 3/5 की पावर 2x - 3
अब यहाँ पे पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, देखो -1 हो तो x -3, तो -x+3। अब देखो दोनों के बेस सेम है, इक्वालिटी है, तो पावर्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, ऐसा कुछ बन जाएगा, राइट। तो अगला देखोगे, सबको सॉल्व करोगे, 3x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, उधर भेजो, तो -6 और इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, -2। तो देख सकते हैं यहाँ पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ x इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। ऐसा सेम क्वेश्चन उन्होंने 9th स्टैंडर्ड में किया होगा, जिन्होंने भी अच्छे से किया है वो उनको तो कोई दिक्कत गई नहीं होगी, जिन्होंने नहीं किया उनको बता देता हूँ कैसे करते हैं। बेसिकली रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट है, रैशनलाइजेशन सबको आइडिया होना चाहिए क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू है ये, ठीक है। अब उसने बोला x² और 1/x² निकालो, तो एक तो तरीका क्या है, तुम बैठ के इसका स्क्वायर करो और फिर a² वैसी वैल्यू और उसका एक 1/, रेसिप्रोकल की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन वो क्या होता है, लंबा जाता है, ठीक है। उससे अच्छा क्या काम करो, यहीं पे पहले 1/x निकाल लो, तो 1/x क्या आएगा, देखो 1/7 + 4√3। अब रैशनलाइजेशन क्या होता है कि अगर डिनोमिनेटर में अगर अंडर रूट में या फिर रेडिकल साइन में कुछ दिखा तो उसको अपन रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने का मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को उसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी अगर यहाँ पे a+√b है तो यहाँ पे a-√b, यहाँ पे a-√b है तो यहाँ पे a+√b, तो ये सबको आ जाना चाहिए अभी तक अच्छे से। 7 - 4√3 ऊपर में बन जाएगा, नीचे में a+b × a-b का कंसेप्ट लगाओगे, सीधा करता हूँ, a² - b² आएगा, तो 49 माइनस ये कितना बन रहा है, 16 × 3 = 48, ठीक है। 49 - 48 कितना हो जाएगा, 1 बन जाएगा। तो देख सकते हो 1/x की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 - 4√3, राइट। अब मुझे x² + 1/x² चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, x + 1/x की वैल्यू निकालूंगा, इसको और इसको ऐड कर दूंगा। देख सकते हो ये 7 + 4√3 है, 7 - 4√3 है, तो क्या बन जाएगा, देखो 7 + 4√3 + 7 - 4√3, 4√3 कैंसिल, और ये बन जाएगा 14। x + 1/x की वैल्यू 14। अब क्या करूंगा, दोनों साइड स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को स्क्वायर कर दूंगा, तो देखो क्या मिलेगा, a + b का होल स्क्वायर, सीधा लिख दूं क्या, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, और यहाँ पे 14 का स्क्वायर जो कि होता है 196। तो ये तो एक्स है, तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 को उधर भेजोगे तो 196 - 2 दैट विल बी इक्वल टू 194। तो ये अपना बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो ये सबको आ जाना चाहिए था इसमें, अगर ऐसे अच्छे से किया होगा तो आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत सिंपल क्वेश्चन था, उसको मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, अगर किसी को डाउट होगा तो व्हाट्सएप पे फर्दर पूछ लेना। 15th और 16th, अब थोड़े से क्वेश्चन की लेवल थोड़ी सी बढ़ती जाएगी, थोड़े रियल नंबर्स का क्लास 10 का कंसेप्ट आना चालू हुआ था, ठीक है। तो 15 वाला देखते हैं, ईडीएल थोड़ा सा यूज करना सीखेंगे अभी, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर with which we divide 37 and 58, मतलब ऐसा नंबर जिससे अपन 37 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, एंड 58 से भी डिवाइड करेंगे, तो वो ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको 37 से डिवाइड किया तो 37 उससे डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 2 आएगा। सिमिलरली 58 को ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। तो एक कंसेप्ट समझो, इसका वर्डिंग समझो। इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, देखो एक दो तरीके बताऊंगा, एक तो अपना थियोरेटिकल मेथड ईडीएल वाला, और एक तो पूरा ऑब्जेक्टिव मेथड, ऑब्जेक्टिव अप्रोच बोलते हैं अपन उसको, ठीक है। तो देखते हैं, अब उसने क्या बोला, 37 को डिवाइड करना है, ठीक है। तो 37, ठीक है, इज इक्वल टू, दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करना है, तो मैं मान लेता हूं बी नंबर है, और मान लो कि क्वेश्चन Q1 आ रहा है, ठीक है, कि बी नंबर से डिवाइड किया 37 को, क्वेश्चन Q1 आ रहा है और रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो इसका रिमाइंडर आ रहा है 2। सिमिलरली 58 को भी डिवाइड करना है, वापिस से बी से डिवाइड करना है, सेम नंबर से डिवाइड करना है, दोनों को डिवाइड करना है, और कुछ क्वेश्चन आएगा Q2 मान लो, और उसका रिमाइंडर कितना दिया है, 3 आ रहा है। तो देख सकते हो दो इक्वेशन बन गए हैं। पहले इक्वेशन में अगर देखोगे 2 को उधर भेजो तो BQ1 इज इक्वल टू कितना बन रहा है, 35, और दूसरी इक्वेशन को देखो BQ2 इज इक्वल टू 55। अब ये BQ1 Q2 ये सब तो इंटीजर रहने वाले हैं, मैंने बताया था A B Q1 R, यहाँ पे सारे के सारे क्या रहते हैं, इंटीजर रहते हैं, इनफैक्ट पॉजिटिव इंटीजर रहते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे 35 का फैक्टर अगर निकालने जाओगे, 35 क्या होता है, 5 × 7 होता है, राइट, और 55 क्या होता है, 5 × 11 होता है। तो देख सकते हो ये दोनों अगर इंटीजर है
तो इसका मतलब बी और Q1 में से 5 और 7 में से कुछ होगा और बी Q2 में से 5 और 8 में से कुछ होगा। लेकिन दोनों को कंपेयर करो अच्छे से, क्या दिख रहा है कि अगर बी की वैल्यू निकालनी है तो बी दोनों में कॉमन कौन सा है, बी की वैल्यू 5 है। तो चेक कर सकते हो, मतलब सोच सकते हो इसके बारे में, बी की वैल्यू 5, हेंस वो जो नंबर है ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर वो 5 है। अगर तुम्हें ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम क्या करो, एक एक करके ऑब्जेक्टिव अप्रोच बता रहा हूं, एक एक करके डिवाइड करो। जैसे कि देखो 37 को 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या 2 आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। 2 कितना होता है, 2 18 से होता है 36 और रिमाइंडर 1 आएगा, तो ये तो गलत हो गया। सिमिलरली ऐसे देख कर सकते 58 को 2 से डिवाइड करो तो 0 रिमाइंडर आएगा, तो पहला ये ऑप्शन तो गलत है। सिमिलरली 37 को 5 से डिवाइड करो, 37 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। 58 को 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 3 आएगा। तो देख सकते हो एकदम ये एग्जैक्टली करेक्ट है। 10 को भी चेक करना चेक कर सकते हो, लेकिन सिंगल चॉइस ऑप्शन है, मतलब एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो बी ऑप्शन। चलो 10 को भी चेक कर लो, 37 को 10 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर आएगा, 7 रिमाइंडर आएगा। 58 को 10 से डिवाइड करो, 8 रिमाइंडर आएगा, तो देख सकते हो गलत है। तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच, जिससे क्या होता है कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑप्शन बाय ऑप्शन अपन चेक करते हैं डाल डाल के, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा तरीका रहता है कि इससे टाइम बचता है और इसमें एक आंसर भी फटाफट आते हैं, तो वही चीज है। फिर नेक्स्ट 16 वापस से अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल इसके और ऊपर गई है, ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन है। वैसे तो ये मैं सीधा बिना थियोरेटिकल से सीधा ओरली कर सकते हैं, वही ऑब्जेक्टिव अप्रोच से कि इसको डिवाइड करो, फिर इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, वो भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इसका तरीका बताऊंगा, फिर ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा, ठीक है। तो वो क्या बोला, देखो अभी थोड़ी सी वर्डिंग चेंज हुई है। व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल। अच्छा मैंने एक और चीज बताना भूल गया, यहाँ पे ग्रेटेस्ट लिखा था, तो ग्रेटेस्ट का यूज ही क्या हुआ, इससे और भी तो बड़े टर्म हो सकते हैं। क्यों सोचो, 37 से और भी कुछ बड़े टर्म हो सकते हैं क्या, मतलब 37 को ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड कर रहे ताकि रिमाइंडर 2 आ जाए, तो और भी पॉसिबल है, लेकिन उस पर अपन डिस्कस नहीं करते इतना। इसने बोला है ग्रेटेस्ट, ठीक है, मतलब उससे छोटे भी पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है, तो वो ध्यान देना उसका। सिमिलरली इसमें लीस्ट, मतलब इससे और भी ज्यादा हो सकते हैं, अपने को सबसे मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। लीस्ट पॉसिबल नंबर चाहिए विद विच व्हेन डिवाइडेड बाय 18। अब डिवाइडेड बाय 18 है, तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, एक नंबर है, इसको 18 से डिवाइड किया, मान लो क्वेश्चन Q1 आया और रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। सिमिलरली वही नंबर को अगर मैंने 35 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। सिमिलरली वो नंबर को अगर मैंने 42 से डिवाइड किया, मान लो क्वेश्चन Q3 आ रहा है और रिमाइंडर कितना आ रहा है, 26। तो ये 3 इक्वेशन है, तीनों में LHS जो है वो A वो जो सेम वैल्यू है, और यहाँ पे Q1 Q2 Q3 क्वेश्चंस है जो अलग अलग आएंगे, ठीक है। अब तुम्हें निकालना क्या, तुम्हें यहाँ पे A की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये जो A यहाँ पे लिखा है वो क्या होना चाहिए, A की वैल्यू ऑप्शन में ऑलरेडी दी हुई है, तुम चाहिए तो ऑप्शन में यहाँ पे पुट कर करके चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि 514 ले लो, 514 माइनस, मतलब यहाँ पे 2 है ना, 2 को इधर भेजो, 514 माइनस 2 512। अब चेक करो 512 18 के टेबल में आता है या नहीं आता है। सिमिलरली यहाँ पे पुट करो 35 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, जो भी ये नंबर आएगा चेक करना। सिमिलरली तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये तो होता है ऑब्जेक्टिव अप्रोच। सब्जेक्टिव में क्या है, ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो देखो अब मैं कुछ यहाँ पे स्टेप्स करूंगा, ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। इसको लिखता हूं मैं, इसको मैं 18 कितना लिख सकते, 18 माइनस 16 लिख सकते 2 को, राइट। अब इस 18 को पहले दोनों टर्म में से 18 कॉमन ले सकते हैं, तो देखो क्या बनेगा, ऐसा कुछ बन जाएगा Q1 + 1, ठीक है। सिमिलरली इधर भी देखो 35 Q2, मैं इसको लिख देता हूं 35 कितना बन रहा है, माइनस 16 ही बनेगा वापस से, तो देख सकते हो वापस से 35 कॉमन आ जाएगा, 35 Q2 + 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो सेम चीज करने जाओगे तो यहाँ पे Q3 + 1 -16, 42 माइनस 16 अगर निकालोगे तो 26 आएगा। तो देख सकते हो तीनों में जो एक कांस्टेंट वैल्यू है -16 बार बार आ रही है, और ये क्वेश्चन है जो कि इंटीजर रहेगा, और यहाँ पे 18, 35, 42 अलग अलग नंबर्स हैं, ठीक है। तो देखो ए की वैल्यू इस फॉर्म में लिख सकते हो, मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, a = यहां पे कुछ नंबर आएगा -16। अब यहां पे जो नंबर आएगा वो कौन सा नंबर आएगा, तो देख सकते हो यहाँ पे कुछ नंबर, यहाँ पे कुछ नंबर, यहाँ पे कुछ नंबर है, ये क्वेश्चंस अलग अलग होंगे, बस ये जो है ये कुछ ना कुछ तो इसका कुछ खेल रहेगा। उसका क्या खेल रहेगा, तो वो एक एलसीएम का खेल रहेगा। इन तीनों नंबर्स का तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहां पे एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 18
35 एंड 42 और उसको माइनस करना पड़ेगा। सब में देखो माइनस क्या हो रहा है, 16 ही माइनस हो रहा है, क्योंकि देखो a इज इक्वल टू सम नंबर माइनस 16, a इज इक्वल टू सम नंबर माइनस 16, a इज इक्वल टू सम नंबर माइनस 16। यहाँ पे जो ब्रैकेट वाले नंबर है वो अलग अलग होंगे, लेकिन ये जो नंबर्स हैं ये तो ऑफकोर्स अलग अलग, ये भी अलग अलग ही है, लेकिन इन नंबर्स का मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यू अपने को पता है। ठीक है, तो 18, 35 और 42 का एलसीएम लेंगे। हो सकता है इससे बड़ा भी हो, बड़े भी नंबर्स आएंगे, तो लेकिन उसने लीस्ट पूछा है तो इसलिए मैं इन तीनों का बस एलसीएम लेके ही काम करूंगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा फिर मुझे, एलसीएम ऑफ 18, 35 एंड 42 कहाँ किया जाए, देखते हैं। चलो 18, 35, 42 यहाँ पे कर लेता हूँ। थोड़ा सा कितना आ रहा है, 3 से जा रहा है क्या, लेके जाओ 3 से, फिर 7 से ले लो सबसे पहले। 7, 18, 5, 6, ठीक है, 6 से जा रहा है, 6, 3, 5, 1 और देख सकते हो 3 और 5 ही बचे हैं, राइट। तो कितना बनना है देखो, 3 ये कितना हो गया, 7, 6 42 और 15, 42 और 15 को मल्टीप्लाई कर लेते फटाफट, ये हो गया 30 और ये हो गया 16, तो 630 बन रहा है। 630 माइनस 16 कितना आ रहा है, 614। तो देख सकते हो ये अपना सब्जेक्टिव अप्रोच है जो अपन इसको मेथड बाय मेथड कर रहे हैं। तो ये तरीका तुम लोग देख सकते हो, ओलंपियाड लेवल का आइडिया है, ओलंपियाड लेवल से करना है। तुम्हें अगर ऐसा मजा नहीं आ रहा ऐसे करने में, तुम एक ऑप्शन पे ऑप्शन लेके भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने कहा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल पे था, इसको भी देखो समझो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो था इसके पहले वो एग्जैक्टली सेम था जो भी अपन ने 16 और 15 वाले क्वेश्चंस किए थे, वैसे ही देख के करो एक बार। आगे बढ़ते हैं 18 क्वेश्चन। ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, पूरा जुगाड़ क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा। ठीक है, वैल्यूज अज्यूम करके भी कर सकते हो। तो देखो मैं कुछ इसमें कंसेप्ट यूज करूंगा, तो देखना उसको समझ में आ रहा है कि स्टार्ट करते हैं। एबीसी रियल नंबर्स दिए हैं, आर का मतलब होपफुली सबको पता ही होगा कि रियल नंबर चैप्टर का नाम ही अपना। और इक्वेशन दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब जैसे ही इक्वेशन देखोगे तो तुम्हें तो कुछ सोच ही नहीं रहा होगा कि इसको करूँ तो क्या करूँ, राइट। लेकिन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सबको है ना, मैं क्या करूंगा, एक साइड लेके आऊंगा सबसे पहले। ठीक है, सबको एक साइड लेके आता हूँ। अब तुम्हें तो एक फॉर्मूला पता होगा कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, लेकिन वो बिल्कुल इसकी तरह फॉर्मूला दिख नहीं रहा है। यहाँ पे टू नहीं और यहाँ पे प्लस 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 नहीं, माइनस है। ठीक है, तो मैं पहले तो क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इज इक्वल 2 इंटू 0, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो सबको होपफुली क्लियर हो गया। अब जो अगला स्टेप है, ये मेरा जुगाड़ वाला, देखो पहले एक स्टेप क्या किया मैंने, जुगाड़ लगा कि 2 से मल्टीप्लाई किया। ये क्यों मल्टीप्लाई किया अभी अगले स्टेप में समझ में आएगा। देखो एक ए स्क्वायर को एक बार रखता हूं माइनस 2ab प्लस एक बी स्क्वायर को लिया, एक ए स्क्वायर को लिया, एक बी स्क्वायर को लिया और माइनस 2ab, फिर एक बी स्क्वायर को लिया माइनस 2bc प्लस एक सी स्क्वायर को लिया। होपफुली सबको क्लियर दिख ही रहा होगा अभी। फिर एक सी स्क्वायर को लिया माइनस 2ca और एक जो बचा हुआ था ए स्क्वायर उसको भी ले लिया। तो देख सकते हो कितना आसानी से अपन ने इसको ओपन कर दिया, और ये 3 के अगर पेयर लेंगे तो देख रहे हो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। पहला वाला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, दूसरा वाला बन रहा है b माइनस सी का होल स्क्वायर और तीसरा वाला बन रहा है c माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसके बाद की कहानी तो इंपॉर्टेंट है, और वो जो तुम्हें पता होनी चाहिए, फिर नंबर जिनको अच्छे से खेलना आता है तो वो समझ जाएगा उससे। ठीक है, अब ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब मुझे बताओ परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं 3 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 100 स्क्वायर, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि स्क्वायर क्या करता है, अगर -3 का होल स्क्वायर भी लिखते हैं, सपोज -3 का होल स्क्वायर के बाद भी करते हैं तो 9 आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव रहता है। तो देख सकते हो ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा और ये भी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो 3 पॉजिटिव चीजों का सम, तीनों ऐड ही होते जा रहे हैं। देखो तीनों का सम है, तीनों पॉजिटिव वैल्यू है, कभी इक्वल टू 0 जाएगा क्या, और अगर जाएगा तो कब जाएगा। तो ये तीनों पॉजिटिव, जैसे कि 3 9, ये 9 वैल्यू आ रही है, 4 वैल्यू आ रही है, तो इसको तो नेगेटिव होना पड़ेगा ना ताकि 0 हो जाए, लेकिन ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब एक हिंट क्या क्लियर हो रहा है कि अगर सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 0 है तो ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए एंड ये भी 0 होना चाहिए। अगर तीनों की वैल्यू 0 हो गई तो 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो एक ही पर्टिकुलर कंडीशन बनता है, वो है
a माइनस बी इक्वल टू 0, b माइनस सी इक्वल टू 0 एंड c माइनस ए बी इक्वल टू 0। यानी अगर सॉल्व करोगे तो पहले से दिख रहा है a इक्वल टू बी, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो b इक्वल टू सी, इसको सॉल्व करोगे तो c इक्वल टू a। तो देख सकते हो यहाँ पे कंडीशन क्या आ रही है, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी आ रही है, राइट। तो इसका मतलब a, b और c की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए, जरूरी नहीं 0 हो, बस क्या होनी चाहिए, इक्वल। हेंस ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे बी ऑप्शन हो सकता था, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं है कि तीनों 0 नहीं होने चाहिए, बस ए बी सी तीनों इक्वल होने चाहिए। जैसे कि देखो 1 1 1 लेके देखते हैं, ए बी सी 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 3 आया, 1 1 1 3 आ रहा है, तो देखो मैच कर रहा है एग्जैक्टली। इसका मतलब बी ऑप्शन को मार्क नहीं करना है, ये ऑप्शन एकदम सही है। हो सकता है तीनों की वैल्यू 1 हो सकता है तीनों की वैल्यू 100 हो, जो भी हो बस तीनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो इसका ये मेथड जो है इसको याद रखो, इसको चलिए इस तरीके से लिख लो, इफ सम ऑफ स्क्वायर्स इज 0 देन ईच टर्म इज 0। तो एक प्रॉपर्टी की तरह याद रखो, या फिर अच्छी बात है अगर तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे, ठीक है। तो देख लो, ये बस स्टेप तुम्हें समझ में आना चाहिए, होपफुली सबको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 20th भी सिंपल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। वैल्यूज लेके ऑब्जेक्टिव तरीके से सोच सकते हो। ए बी रियल नंबर है, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए की वैल्यू बी से छोटी है। चलो मैं दो केस लूंगा, ए और बी पे कुछ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ बोला है क्या, बिल्कुल नहीं। तो अपन एक बार ना एक पॉजिटिव केस लेंगे और एक बार नेगेटिव केस लेके देखेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ए की वैल्यू मैं लेता हूं 2 लेता हूं एंड बी की वैल्यू लेता हूं 3। तो देख सकते हो ए इज लेस देन बी, एकदम सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1/a कितना आएगा, 1/a की वैल्यू अगर देखोगे तो 1/a की वैल्यू हाफ आएगी एंड 1/b की वैल्यू कितनी आएगी, 1/3। अब देख सकते हो 1/2 और 1/3 में बड़ा कौन सा है, तो ऑब्वियस सी बात है हाफ बड़ा है, तो 1/a जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा, ग्रेटर देन 1/b, ठीक है। तो ये तुरंत तुम लोग सोच रहे होगे, बहुत लोगों ने ऐसे कर दिया होगा कि वैल्यू पुट किया और सीधा आ रहा है बी ऑप्शन को टिक कर दिया, लेकिन गलत हो गया वापस से आंसर, क्योंकि ये तो अपन ने बस पॉजिटिव के लिए चेक किया। अगर नेगेटिव की बात की जाए, सपोज अगर ए की वैल्यू कितनी ले, -3 लेते हैं एंड बी की वैल्यू -2 लेते हैं, फिर चेक करते हैं क्या हो रहा है। तो ए की वैल्यू -3 है, ठीक है, तो कितना बन रहा है, ए की वैल्यू -3 पे ए तो लेस देन बी हो गया कि ए की वैल्यू बी से छोटी है। फिर देखते हैं 1/a की वैल्यू क्या आ रही है, तो वो बन जाएगा -1/3, राइट। और 1/b की वैल्यू क्या आ रही है, वो बन रहा है -1/2, है ना। तो अब -1/3 और -1/2 का केस चेक करते हैं। तो अगर -1/3 और -1/2 है, तो देखो अभी तो अपने को पता है कि हाफ जो होता है वो 1/3 से बड़ा होता है, राइट। हाफ अगर 1/3 से बड़ा है तो इसका मतलब -हाफ -1/3 से क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब 1/a देखो क्या बन रहा है, 1/a क्या होगा, -हाफ थोड़ा ज्यादा छोटा आएगा -1/3 से, तो 1/a इज ग्रेटर देन 1/b। तो अभी भी एग्जैक्टली मैच कर रहा है। चलो एक और केस चेक करते हैं, शायद यही आंसर होगा, देखते हैं अगर इसके लिए भी सेटिस्फाई कर लिया तो सही। a इज इक्वल टू 3 को लेके देखते हैं एंड b इज इक्वल टू -2 लेके देखते हैं। एक को नेगेटिव लिया, एक को पॉजिटिव लिया, उल्टा लेते हैं, इसको -2 ले लेते हैं, उसको 3 लेते हैं, क्योंकि ये कंडीशन चाहिए ना, a इज लेस देन b। तो देख सकते हो a इज लेस देन b एकदम एग्जैक्टली मैच कर रहा है, ठीक है। अब अगर आगे का देखते हैं 1/a कितना आ रहा है, -1/2 आ रहा है, और 1/b कितना आ रहा है, 1/b कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है। अब देखो बड़ी वैल्यू कौन सी हुई, तो 1/a छोटा है क्योंकि नेगेटिव है एंड 1/b बड़ा है। तो देखो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है कि अगर पॉजिटिव लोगे तो बी ऑप्शन, नेगेटिव लोगे तो भी बी ऑप्शन, अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लोगे तो ए ऑप्शन, और अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लोगे तो भी ए ऑप्शन। तो देखो दोनों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मतलब ए और बी में तो दोनों तो गारंटी नहीं है कि दोनों हमेशा आएंगे, ठीक है, तो उनको तो हटा दो। सी ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कोई ले लो, ए की वैल्यू 3 ले लो, बी की वैल्यू 4 ले लो, तो ए स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर से कम होगा ज्यादा होगा, ऑफकोर्स ए की वैल्यू ए स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर से भी कम आएगी, तो सी ऑप्शन भी गलत है, सीधा सीधा ऑप्शन आएगा अपने पास डी, नथिंग कैन बी सेड। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव अप्रोच एक एक ऑप्शन पर ऑप्शन करके चेक कर सकते हो। इसके बारे में जो इनइक्वालिटीज है, जो प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे धीरे धीरे, ये सब 11th के आगे में जब आएगा तब पढ़ोगे अच्छे से ये सब प्रॉपर्टीज। अभी के लिए तुम्हें
बस हिट एंड ट्रायल करके पुट करके चेक करना है वैल्यूज। ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन है ये, वापस से तुम्हें याद रखना चाहिए। 21 भी एक अच्छा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एक्स एंड वाई आर रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स एक्स एंड वाई सच दैट रूट एक्स वाई इज इरेशनल, लेकिन रूट एक्स वाई क्या है, इरेशनल है। तो सोचो अंदर रूट के अंदर दो टर्म्स हैं, यहां पे ये क्या बन रहा है, ये इरेशनल हो रहा है। तो इरेशनल का मतलब क्या है, लेकिन एक्स और वाई तो रैशनल है, तो अगर एक्स और वाई रैशनल है और अंदर दोनों का प्रोडक्ट अगर अंडर रूट में जा रहा है, इरेशनल है, इसका मतलब क्या बोल सकते हो, उसने क्या पूछा है, रूट एक्स प्लस रूट वाई। तो सोचो कि सपोज यहाँ पे है 4, सपोज एक 4 है और एक 9 है। सपोज अगर ऐसा होता, सपोज अज्यूम करो 4 और 9 होता, तो देख सकते हो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो दोनों का ये भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और ये एक इरेशनल नहीं बनेगा। तो इसका मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा कुछ ले लो। देखो 4 परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये बन जाएगा 2√3 वैल्यू आएगी जो कि इरेशनल है। अब चेक करो अगर ऐसी कोई वैल्यू है और इरेशनल बन रही है, तो यहाँ पे भी देखो, तो रूट एक्स एंड रूट वाई, इसका मतलब ये जो है ये रैशनल बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, इरेशनल। तो देख सकते हो रैशनल प्लस इरेशनल, ये क्या बनेगा, इज ऑलवेज इरेशनल। तो इसका मतलब इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये रूट एक्स वाई रैशनल का मतलब, इरेशनल का मतलब ही क्या है कि एक्स और वाई आइदर वन ऑफ एक्स और वाई इज अ परफेक्ट स्क्वायर, आइदर वन, दोनों नहीं होंगे। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, फिर दोनों भी नहीं हो सकते चलेगा, लेकिन दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं। ठीक है, दोनों का परफेक्ट स्क्वायर हो गए तो ये रैशनल बन जाएगा, जो कि ये इस स्टेटमेंट को गलत प्रूव कर देगा। ठीक है, तो इसको भी लिख लो अच्छे से। आगे बढ़ते थोड़ा सा और थोड़े और क्वेश्चंस करते हैं। इसको अपन पार्ट 1 में खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 को भी डिस्कस कर लूंगा। पहले इतने भी खत्म करते हैं, थोड़ा सा और 1-2 क्वेश्चन करते हैं फिर बंद कर देंगे। तो चलो आज के लास्ट के 2 क्वेश्चन बचते हैं, उनको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 और 25। 24 थोड़ा सिंपल था, परफेक्ट स्क्वायर का क्वेश्चन था, सबने ही किया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो 23 और 25 क्वेश्चन में सबसे पहले 23 जो क्वेश्चन है उसमें देख सकते हो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ये एक्चुअल में बेसिक प्रॉपर्टीज होती है जो कि तुम लोग को पढ़ना नहीं, इतना याद नहीं रखना है। तुम्हें इसको सॉल्व कैसे करना था, तो तुम्हें बस इसमें एक्स और वाई पुट करो और चेक करो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है एंड ऑलवेज ट्रू आ रहा है। तो देख सकते हो एक्स और वाई की चलो वैल्यूज पुट करते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी पुट की जाए, परफेक्ट स्क्वायर लेके देखते हैं पहले तो 4, और वाई की वैल्यू कितनी 9 लेके देखते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो 4 और 9, तो रूट एक्स इज इक्वल टू 2 बन जाएगा, रूट वाई इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, रूट वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, और रूट एक्स प्लस वाई, तो देख सकते हो रूट एक्स प्लस वाई कितना बन रहा है, 13 बन रहा है। तो ये 2 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, तो रूट एक्स प्लस रूट वाई कितना बन रहा है 5, और रूट एक्स प्लस वाई रूट 13 बन रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पे अगर ये वैल्यू अगर देखो जाएगा और ये वैल्यू इसको देखोगे तो रूट 9 कितना होता है, 3 होता है, रूट 16 कितना होता है, 4 होता है। तो रूट 13 जो है वो 3 और 4 के बीच में आएगा, लेकिन रूट एक्स प्लस रूट वाई की वैल्यू क्या है, 5 है, जो कि इससे बड़ी है। तो सीधा सीधा लिख सकते हो, तुम्हें और एग्जाम्पल लेने और भी ले सकते हो चाहिए तो, लेकिन हमेशा सीधा सीधा चेक करके लिख सकते हो कि रूट एक्स प्लस रूट वाई जो होगा वो हमेशा रूट एक्स प्लस वाई से बड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसको और भी तुम अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल लेके देखो, चलेगा। एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव लेना, बस नेगेटिव मत लेना, जीरो भी मत लेना। उसने बोला है पॉजिटिव, तो जीरो पॉजिटिव नहीं होता है, जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव होता है, ये तो सबको क्लियर होगा ही। ठीक है, फिर ये आता है लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, 25th क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से गलत था, बहुत लोगों ने बोला भी था कि ये क्वेश्चन गलत है, तो उसके वजह से तुम लोगों के मार्क्स में थोड़े से अल्टरेशन हुए थे। बहुत लोगों ने मेरे को पूछा सर मार्क्स इतने चेंज क्यों हुए, मेरे मार्क्स तो वहां पे कुछ और है, लेकिन ये क्वेश्चन गलत था। इस क्वेश्चन का आंसर वहां पे एक्चुअल में कुछ और होना चाहिए था, लेकिन कुछ और दिया था, तो उसकी वजह से अपन ने इसको इसके मार्क्स जिनके भी सही थे, जिनके भी +5 मार्क्स हुए थे, उसमें से मैंने उन लोगों को -5 करवाया था, डिडक्ट करवाया था, और जिनके भी आंसर सही थे और गलत दिए थे, मतलब गलत मार्क हुए थे वहां पे, तो उनको मैंने +5 करवा दिए थे। ठीक है, तो चलो बता दो इसको करना कैसे है। जिन्होंने गलत किया है, बहुत लोगों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया था, देख के इतना बड़ा क्वेश्चन है कौन करेगा, ऐसे नहीं, बिल्कुल सही क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा टाइम वेस्टिंग नहीं था। सबसे पहले ये रूट्स इतने सारे दिख रहे हैं उनको सिंप्लीफाई करो, तो ये 2√10, ये √10 है। ठीक है, √20 को लिख दो 2√5, ये सबको आना चाहिए अच्छे से। √40 क्या होता है, 8 5 40 होता है,
तो 4 इंटू 10 लिख सकते हो, तो उसको लिख सकते हो 2√10, राइट। बस उसको अच्छे से जो भी बाहर ले सकते हो उसको बाहर लेके आ जाओ। ये क्या है 5 इंटू 25, 25 5 से 125 होता है, तो 5√5 लिख सकते हो। बस इसके बाद तो कहानी सिंपल हो रही। 15, अब देखो √10 और यहाँ पे भी 2√10, तो 3√10 बन जाएगा ये, और इसको ऐड किया तो, और ये 2√5 माइनस 5√5, तो 3√5। देख सकते हो नीचे से 3 कॉमन आ रहा है, √10 माइनस √5, और इस तरीके से अगर 3 को अगर डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3 5 जा, तो देख सकते हो 5/√10 माइनस √5 बन रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप अगर करना है तो क्या करोगे, रैशनलाइज। मैंने बताया था डिनोमिनेटर जो भी अगर अंडर रेडिकल साइंस रहेंगे तो उनको रैशनलाइज करो। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √10 प्लस √5, तो ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, फिर क्या मिलेगा देखो 5 इंटू √10, 5 इंटू √10 प्लस √5 अपॉन नीचे क्या है देखो 10 माइनस 5, a² माइनस b²। तो देख सकते हो 10 माइनस 5 ही आएगा, और ये 5 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आ रहा है अपने पास √10 प्लस √5। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, देख सकते हो इसको √5 इंटू √2 लिख सकते हो, तो √5 कॉमन एंड बचेगा क्या √2 प्लस 1। तो देख सकते हो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत लोगों ने शायद डी मार्क किया था, तो डी गलत है, बिल्कुल गलत है वो डी ऑप्शन, सी ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, तो ये है आज का क्वेश्चन। थोड़ा सा बड़ा वीडियो बन गया है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मेरे को पहले सोचा नहीं था कितना टाइम लगेगा, लेकिन क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, तो इसलिए मैंने अभी थोड़ा सा नेक्स्ट जो बाकी क्वेश्चन जो 15 क्वेश्चन बचे हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो यानी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। इस वीक में तुम्हारा मैथ का क्लास नहीं रहेगा, नेक्स्ट वीक वापस से पार्ट 2 करेंगे इसका पेपर डिस्कशन का। तो जिनका पेपर में कोई डाउट्स नहीं है तो वो बाकी सब्जेक्ट पे थोड़ा ध्यान दे और अपना मैथ पे बस रिवीजन करे, अपना जो चैप्टर 1 था और चैप्टर 2 के भी थोड़ा सा आगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवाइज करते रहो, ये जो भी पेपर है उनको अच्छे से सॉल्व करो। देखो पेपर में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, इतना टाइम सर क्यों वेस्ट कर रहे हैं, तुम लोग सोच रहे होगे कि इतना क्या करना है। देखो पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है अपनी जिंदगी में। ठीक है, क्यों, क्योंकि पेपर ही सिखाता है अपने को कि अच्छा ये अभी गलती की है, आगे से वो गलती नहीं दोहरानी। ठीक है, क्योंकि अभी क्या होता है, सपोज कोई भी चीज अगर करते हो लाइफ में, तो तुम अगर एक पहली बार कोई चीज कर रहे हो तो गलती करो तो कुछ कोई दिक्कत नहीं, हम माफ कर देते हैं, मतलब माफ हो जाती है, माफी मंजूर है। ठीक है, लेकिन वही गलती अगर वापस से रिपीट कर रहे हो 2 बार 3 बार 4 बार, तो उसको गधे वाला काम कहते हैं। ठीक है, उसको बिल्कुल पूरा मतलब गधे वाला काम कहते हैं। ठीक है, तो वो सब अपने को अवॉइड करना है। तो इसलिए मैं जो भी डिस्कशन कर रहा हूँ वो तुम्हारे ले रहा हूँ, तुम्हारे जो आंसर्स नहीं आए थे उनको सीखो, उनकी गलतियों अपनी गलतियों को एनालाइज करो, और अगली बार अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, कभी भी लाइफ में कभी भी कहीं भी ऐसा क्वेश्चन देखते हो, तो उसको तुम्हें अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, उसको तुम्हें छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा पेपर डिस्कशन में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। अब से याद रखो, कोई भी पेपर सॉल्व करते हो तो उसको एनालाइज करो, पेपर खत्म होगा उसको एनालाइज करो, उसका रिजल्ट जो भी आ रहा है तुम्हारा देखो। अभी तो तुम लोग को एक फीचर भी मिला कि ऑनलाइन पे अपने वेबसाइट पे या फिर ऐप पे अपन चेक कर सकते हैं अपना एनालिसिस, हर क्वेश्चन का चेक कर सकते हो। बस वहां पे सोल्यूशन अवेलेबल नहीं रहेंगे हर क्वेश्चन के, तो इसलिए मैं यहाँ पे सोल्यूशन बताने के लिए मैं अपना वीडियो रखूंगा यूट्यूब डिस्कशन के थ्रू। ठीक है, तो चलो यहीं पे खत्म करते हैं। फिर ये इतना लिख लो यहाँ तक 25 क्वेश्चन तक, अगर तुम लोग नोटबुक में लिख रहे हो। अगर नहीं लिख रहे हो तो रिकमेंड करता हूँ कि लिखो, ताकि तुम लोग को आगे भी याद रहे, कभी अगर देखने की जरूरत पड़ी तो देख सकते हो। ठीक है, चलो फिर ये भी खत्म करते हैं, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार से थोड़ा छोटा वीडियो रखेंगे। चलो फिर, हैव अ गुड डे, एंजॉय।